हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर हल कर रहे हैं जो कि 1262 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट का। उसका हमने जीएस वाला पोर्शन और यूपी वाला जो पोर्शन है उसको हल कर लिया है। अब हम इसमें से कंप्यूटर वाला सेक्शन हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न आया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर अंतर्वस्तु यानी कि कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा हम इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करते हैं या इंग्लिश में पढ़ते हैं कि इंग्लिश में आखिर क्या पूछ रहा था, क्योंकि इसमें से देखिए जो हिंदी के जो शब्द लिखे गए हैं ये काफ़ी से ज़्यादा मतलब टफ लग रहे हैं। इंग्लिश में है ये, देखिए कि विच फीचर ऑफ ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड enables the creation of a table of contents based on document headings। तो देखिए, डॉक्यूमेंट हेडिंग्स, ये डॉक्यूमेंट हेडिंग्स ये जो शब्द है इससे हम चीज़ें जो हल करेंगे वो हल हो जाएंगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हेडिंग्स है अगर तो ये किस में से है, एक स्टाइल ऑप्शन होता है, इससे किया जाता है। जब भी देखिए, जब हम वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है इसको यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ऊपर एक मीनू बार होता है। मीनू बार में कई मीनू होते हैं, जैसे फाइल है, व्यू है, इस तरह के कई, हेल्प है लास्ट में होता है। तो ये कई यहाँ पर ये फंक्शंस इसमें से इसके अंदर होते हैं जिनका यूज करके हम कई तरह के एक्शन परफॉर्म करते हैं। उनमें से एक स्टाइल वाला जो फंक्शन है तो डॉक्यूमेंट हेडिंग के लिए उसको यूज किया जाता है। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को डॉट डॉट कहा जाता था। तो हमने जो पहली क्लास पढ़ी थी फ्रेंड्स कंप्यूटर की, जो हम सीरियल से पढ़ रहे हैं, उसमें हमने ये पास्कलाइन पढ़ा था, यानी जो पास्कल के द्वारा बनाया गया एक कैलकुलेटर था उसको पढ़ा था। और हमने ये देखा था कि भाई सबसे पहला जो यांत्रिक कैलकुलेटर था वो इसी पास्कल द्वारा बनाया गया था और इसका नाम क्या था, पास्कलाइन। तो पास्कलाइन जो है ये पहले यांत्रिक कंप्यूटर, ये कैलकुलेटर जो है इसको पास्कलाइन को कहा जाता है। ये यांत्रिक कैलकुलेटर था पहला। अगला देखिए प्रश्न था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य करेक्टर यानी कि संप्रतियों को हटा देता है। इसको अगर इंग्लिश में पढ़ें तो ये कह रहा है, देखिए इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच फंक्शन रिमूव्स ऑल नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स फ्रॉम टेक्स्ट। तो जो हमारा टेक्स्ट दिया है उस टेक्स्ट से यदि हमें नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को क्या करना है, हटाना है, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाएगा ये पूछ रहा है। तो एक फंक्शन होता है क्लीन। तो जो क्लीन फंक्शन होता है ये यूज होता है जब हमें कोई भी डेटा हमने मान लीजिए कि एक्सेस किया, उस डेटा में हमें जो नॉन प्रिंटेबल रखना है उसको आइडेंटिफाई करना है, तो क्लीन यहाँ पर यूज फंक्शन किया जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आया था कि के मीन्स एल्गोरिदम एक डॉट डॉट एल्गोरिदम है। तो के मीन्स एक एल्गोरिदम है, ये कैसी एल्गोरिदम है? तो के मीन्स एल्गोरिदम इज एन यूनिवर्सलाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम। अब यूनिवर्सलाइज्ड एल्गोरिदम कैसी है? क्या होता है कि जब भी हमें कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होता है, जैसे मान लीजिए कि मॉल है, मॉल में बहुत सारे कस्टमर जाते हैं सामान खरीदने के लिए। उसमें से हम अगर ये देखना चाहते हैं कि भाई किस कस्टमर ने किस रेंज में चीज़ों को क्या किया, ख़रीदा, अगर इन ऐसी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम के मीन्स एल्गोरिदम का यूज करते हैं। और ये जो होती है ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए यहाँ पर यूज़ होती है। अगला देखिए प्रश्न था कि IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो देखिए IoT क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, इसको थोड़ा समझें। तो देखिए क्या होता है कि जैसे कोई भी घर हो या कोई भी ऑफिस हो, वहाँ पर कुछ चीज़ों को, कुछ ऐसी चीज़ों को जिनको हम एक साथ कंट्रोल करना चाहते हैं, वहाँ पर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं? ब्लूटूथ के थ्रू या फिर किसी अन्य माध्यम। तो ब्लूटूथ एक अच्छा माध्यम होगा, लेकिन यहाँ पर हम अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स को ही थोड़ा सा एलोबरेट करें तो देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं संजाल, ऑफ मतलब का, किसका, थिंग्स
मतलब कि थिंग्स वस्तुओं का, कैसी वस्तुओं का, ऐसी वस्तुओं का जिनमें एक दूसरे से कम्युनिकेशन की योग्यता हो, उनको एक साथ नेटवर्क में हम क्या कर दें कि जोड़ दें, उनको संजाल बना दें। फिर इसके बाद में हम डायरेक्ट अपने एक डिवाइस के माध्यम से इन सब को कंट्रोल करें। तो ऐसा जो नेटवर्क तैयार होगा उसे ही हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके एक ऑफिस है या फिर आपका घर है, आपके घर में आपने अपनी टीवी को, कूलर को, फ्रिज को, इसके साथ अपने दरवाज़ों को, इन सब को आपने अपने मोबाइल से क्या किया कि यहाँ पर जोड़ दिया ब्लूटूथ के माध्यम से। अब सारे ये जो चीज़ें होंगी आपके इसी फ़ोन के माध्यम से क्या हो सकती हैं, कंट्रोल हो सकती हैं। तो ऐसी जो चीज़ होंगी इनको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहेंगे और इनको जोड़ने का जो सामान्य माध्यम है वो क्या है, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के माध्यम से आप इनको समानता जोड़ पाएंगे। अगला देखिए प्रश्न था, अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा डॉट डॉट भाषा में लिखा जाता है। तो देखिए क्या है कि जो अपाचे हडूप एक फ्रेमवर्क है फ्रेंड्स, और इसको जावा लैंग्वेज में लिखा गया है। जावा देखिए क्या है कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो क्या था फ्रेंड्स कि पहले जो हम डाटा को यूज कर रहे थे तो वो किसी भी, मान लीजिए कि हमारे पास कंप्यूटर है, हम यहीं पर डाटा यूज कर रहे थे, सिंगली अलग अलग यूज कर रहे थे। लेकिन 21वीं सदी में हम ये कहें कि 2000 के बाद में डेटा को अधिकांशतः क्या किया गया कि नेट में स्टोर किया गया। अब इस डेटा को जब नेट में स्टोर किया गया तो उसको कैसे यूज किया जाए, इसके साथ साथ में उसको कैसे मैनिपुलेट किया जाए, उसको कैसे उपयोग में लाया जाए या कैसे उसको मैनेज किया जाए, इसके लिए हमें एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत थी। और वही फ्रेमवर्क जो है ये अपाचे हडूप फ्रेमवर्क के रूप में यहाँ पर आया और ये जो लैंग्वेज थी इसमें यूज की गई वो थी जावा लैंग्वेज। अगला प्रश्न था, एआई एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती है। तो देखिए जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसको बनाने के लिए या इसको हम कहें कि इम्प्लीमेंट करने के लिए, अगर एआई का इम्प्लीमेंटेशन करना है तो मुख्यतः कौन कौन सी लैंग्वेज इसमें यूज की जाती हैं, कौन सी यूज नहीं की जाती है। तो इसमें देखिए ये आया था कि कौन सी यूज नहीं की जाती है, 4 ऑप्शंस में से हो सकता है उसमें जो ऑप्शन है वो जैसे C++ है, जावा है या पाइथन ये रहे हों, और एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है पर्ल। तो पर्ल यहाँ पर यूज नहीं होती है एआई में समानता, लेकिन कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती हैं तो उसमें देखिए C++, जावा, इसके बाद पाइथन, एक आर लैंग्वेज भी इसमें से यूज होती है, एक होती है जूलिया। तो ये जो लैंग्वेजेज हैं ये लैंग्वेजेज इसमें से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें यूज होती हैं और पर्ल यूज नहीं होती है। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है फ्रेंड्स, ये आप जान रहे हैं कि वर्तमान में बहुत ही उपयोगी भी है और ये कह सकते हैं कि ये बहुत भी चैलेंजिंग भी है, क्योंकि देखिए हमारी जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये उपयोगी भी है और ये इसको मैनेज करना काफ़ी कठिन है। अगला देखिए प्रश्न एक पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है। तो समानता देखिए जो आउटलुक है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है ये आउटलुक जो मेल सर्विस है इसको प्रोवाइड करती है। अगला प्रश्न था, साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है। तो ये होता है बॉटनेट अटैक। अब देखिए बॉटनेट अटैक क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर एक सर्वर है और इस सर्वर से बहुत सारे कंप्यूटर यहाँ पर जोड़े गए हैं, बहुत सारे यहाँ पर कंप्यूटर जोड़े गए हैं। क्या किया गया कि इसी सर्वर में एक कोई वायरस जो है डाल दिया गया और ये सारे कंप्यूटर जो हैं इस सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सारे कंप्यूटरों को हम अटैक कर सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बॉटनेट अटैक, यानी कि मल्टीपल सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं कि टारगेट कर सकते हैं। और यही जो टारगेट करने का जो तरीका है ये बॉटनेट अटैक कहलाता है। अगला प्रश्न था, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। तो ये काफ़ी मतलब सरल है फ्रेंड्स, कि टिम बर्नर्स ली जो हैं ये वर्ल्ड वाइड वेब के क्या हैं कि आविष्कारक हैं। अगला देखिए प्रश्न है, सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है।
तो सोशल मीडिया में एक टैग लगाते हैं जिसको कहते हैं हैशटैग। ये हैश का सिंबल होता है, हैशटैग लगाते हैं। तो ये हैशटैग क्या होता है कि किसी भी चीज़ की सर्चिंग के लिए हमें काफ़ी सुविधा मतलब प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक को या किसी स्पेसिफिक कीवर्ड को क्या करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम हैशटैग करके उसको यहाँ पर लिख देते हैं, तो वो सर्च में आसानी से आ जाता है। अगला देखिए प्रश्न आया था कि ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिकली जब कोई गवर्नमेंट काम करती है या गवर्नेंस करती है तो उसे हम ई गवर्नेंस कहते हैं। अब ई गवर्नेंस जो होता है इसमें से डेटा को यदि सुरक्षित करना है तो इसके लिए जो प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया, उसे हम कहेंगे डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक ये सिस्टम है, इस सिस्टम में बहुत सारी फाइलें, डेटा क्या है कि स्टोर है, ये कोई दूसरा एक्सेस ना कर सके, इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक डिजिटल सिग्नेचर से इसको प्रोटेक्ट कर देंगे। जब भी ये डिजिटल सिग्नेचर जो है जब मैच करेगा तभी ये जो डेटा है क्या होगा कि एक्सेसिबल होगा, अदरवाइज ये एक्सेसिबल नहीं होगा। तो ये है डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू डेटा को हम क्या कर सकते हैं कि सही से मैनेज कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है देखिए कि ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम को किस चिन्ह से अलग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो अपना ये एट द रेट होता है, इससे यूजर नेम और डोमेन नेम को यहाँ पर अलग किया जाता है। अब ये इसमें थोड़ा ये यूजर नेम क्या है और डोमेन नेम क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए जैसे कि मैंने लिखा ABC@, यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने लिख दिया gmail.com। अब देखिए इसमें से ये जो ABC है ये क्या है, यूजर नेम। अब इसमें से ये तो यूजर नेम हो गया और इसकी जो @ ये हो गया, इसके बाद का जो ये कहलाता है डोमेन नेम। तो यूजर नेम @ डोमेन नेम। डोमेन नेम हमें बताता है कि ये जो साइट है या ये जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कैसा है। जैसे कि हमने लगाया .com, तो .com बताता है कि ये कमर्शियल है। आपने साइडों में देखा होगा .gov यानी कि ये गवर्नमेंट साइट है। आपने देखा होगा .in, है ना। तो इस तरह से ये .gov, .in, .com, तो ये सारी जो भी बता रही हैं चीज़ें, ये बता रही हैं कि इसका डोमेन नेम क्या है। डोमेन नेम बताता है कि इसका पर्पज़ क्या है। इसी के साथ देखिए जो ईमेल होता है, तो ईमेल में कुछ चीज़ें और होती हैं। जैसे कि जब भी आप मान लीजिए कि ईमेल कंपोज करते हैं, यानी ईमेल बनाना चाहते हैं, किसी को भेजना चाहते हैं ईमेल, तो उसमें कई चीज़ें होती हैं कि देखिए एक तो होता है टू किसको आप भेज रहे हैं। इसके साथ साथ में होता है एक कॉलम होता है सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट में भाई किस उद्देश्य से आप इस मेल को भेज रहे हैं उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें एक चीज़ होती है फ्रेंड्स CC को बोलते हैं कार्बन कॉपी। तो जब भी किसी मेल को आप एक तो टू के लिए मतलब कैंडिडेट को जिसको भेजना चाहते हैं, टू में आप उसको एड्रेस लिखेंगे। इसके साथ साथ में अगर किसी और लोगों को आप भेजना चाहते हैं वही कॉपी, तो यहाँ पर CC में आप उन्हीं सारे कैंडिडेट्स को क्या करेंगे कि जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा CC। एक होता है इसमें फ्रेंड्स BCC। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC यानी कार्बन कॉपी में क्या अंतर है कि जब आप कार्बन कॉपी में जिन लोगों का यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखते हैं तो वो एक दूसरे को देख सकते हैं कि भाई ये मेल किसको किसको फॉरवर्ड की गई है, किसको किसको भेजी गई है। लेकिन वहीं अगर जब BCC में अगर आप जिन लोगों का नाम लिख देंगे तो वो क्या होगा कि इस कंडीशन में एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे कि ये जो ईमेल है किसको किसको भेजी गई है। तो ये ईमेल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर था। अगला देखिए प्रश्न आया था कि एक कंप्यूटर के CPU में लाखों बहुत से स्विच होते हैं जिन्हें कहा जाता है। तो जो एक CPU है उसमें बहुत से छोटे छोटे स्विच होते हैं जिनको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। जब हमने देखिए कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ी थी जिस क्लास में, तो कंप्यूटर की पीढ़ियों में हमने देखा था कि भाई जो सेकेंड जनरेशन थी कंप्यूटर की, चूँकि कंप्यूटर की हमने देखा था कि 5 जनरेशन पढ़ी थी, उसमें से हमने पहली जनरेशन में ये पढ़ा था कि भाई वैक्यूम ट्यूब जो है बहुत मुख्य चीज़ थी और इसी से काम हो रहा था। दूसरी पीढ़ी में हमने ये देखा था कि भाई यहाँ पर आ गया था अपना ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर जो है ये एक प्रकार से क्रांति थी
कंप्यूटर में, क्योंकि यहीं से कंप्यूटर का जो आकार है बहुत छोटा होने लगा था और जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसकी बढ़ने लगी थी। यहाँ पर देखिए इसके साथ हम तीसरी पीढ़ी में देखे थे कि आईसी बनी थी, इंटीग्रेटेड सर्किट बना था। लेकिन इंटीग्रेटेड सर्किट जो बना था इसमें भी जो ट्रांजिस्टर्स से बहुत बड़ा अपना रोल अदा कर रहे थे, क्योंकि कई सारे ट्रांजिस्टर्स को हम एक आईसी में क्या कर रहे थे कि उनको बाइंड कर दे रहे थे, मर्ज कर दे रहे थे। तो इस प्रकार से जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ये स्विच के रूप में जो होते हैं, तो ये सीपीयू में लाखों हो सकते हैं, क्योंकि भाई आईसी लगी होगी, आईसी में बहुत सारे हम ट्रांजिस्टर्स लगा सकेंगे। तो ये ट्रांजिस्टर्स होते हैं फ्रेंड्स। अगला देखिए प्रश्न था, यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीय डाटा है तो आप फाइल को इनक्रिप्ट कर सकते हैं और इसे डॉट डॉट से सुरक्षित कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें पासवर्ड डाल सकते हैं। तो किसी भी फाइल में यदि आप पासवर्ड डाल देंगे तो जब भी आप ओपन करेंगे या कोई भी ओपन करेगा तो पासवर्ड वहाँ पर मांगेगा, और पासवर्ड अगर सही होगा तभी वो एक्सेस वहाँ पर मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपने ये प्रश्न देखे और आई होप आपको आइडिया लगा भी होगा कि हमें किस तरह से मतलब तैयारी करनी होगी। तो चलिए फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं हम। हालांकि सारे जिसके ये जो पार्ट हैं सब ये आपको प्रोवाइड कर देंगे, और ये एग्ज़ाम फ्रेंड्स मैंने भी दिया था तो मैंने क्वालिफाई भी किया है फाइनली। तो चलिए आगे फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।